पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखा था। इसके बाद हम लोग देखे थे इनर्शिया के बारे में, पूरा समझे थे। ये भी देखे थे कि 3 तरह का इनर्शिया होता है: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ यू कैन से दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो होता है वह इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। इनर्शिया क्या होता है, फिर एक बार, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, ठीक, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। कोई अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन में है उसी डायरेक्शन में मोशन में रहना चाहती है, इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक। मतलब क्या कि इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था, उसी सिचुएशन में रहना चाहती है, उसी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक। अब यहाँ हमको क्वेश्चन है कि यह मास जो है इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे है। मीन्स कि मास अगर छोटा होगा तो इनर्शिया भी छोटा होगा, और मास बड़ा होगा तो इनर्शिया भी बड़ा होगा। कहने का मतलब कि कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, ठीक, अगर पहाड़ से नीचे गिर रहा है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, 50 ग्राम 100 ग्राम का, ठीक है, अगर पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिर रहा है तो हम उसको फोर्स लगा कर रोक सकते हैं, हाथ से कैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास छोटा है तो उसमें एनर्शिया भी छोटा होगा, आराम से पत्थर के छोटे टुकड़ा को रोक सकते हैं। लेकिन अगर पत्थर का कोई बड़ा सा टुकड़ा हो, जैसे 50 केजी का, 100 केजी का, अगर वह टुकड़ा पहाड़ से लुढ़क रहा हो तो क्या हम हाथ से रोक पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा है तो उसका एनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए, स्कूल में जनरली जो बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, पतला दुबला होता है, उसको कोई टीचर डांट देते हैं तो तुरंत वह शांत हो जाता है। लेकिन जो बदमाश बच्चा होता है, ठीक, जो शरीर से थोड़ा मजबूत होता है, उसको डांटने के बाद भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है तो उसमें एनर्शिया भी ज़्यादा है। जिसका मास कम होगा उसमें एनर्शिया कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को देखिए आगे एक्सप्लेन किया गया है कि ए हेवियर बॉडी हैज़ ग्रेटर एनर्शिया। जो भारी बॉडी होगी उसका एनर्शिया ज़्यादा होगा दैन ए लाइटर बॉडी, मीन्स हल्का बॉडी के तुलना में। लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। उसके रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए अधिक बल चाहिए। कोई छोटा सा बॉल है तो उसको तुरंत पैर से मार देंगे, मोशन में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट जैसे ट्रक है, ट्रक को तुरंत फोर्स लगाएंगे, छोटा सा तो मोशन में नहीं आएगा। ट्रक को मोशन में लाने के लिए बहुत अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। इसी तरह से लार्ज फोर्स लगता है। अगर हेवियर बॉडी है तो लार्ज फोर्स लगेगा, लाइटर बॉडी है तो कम फोर्स लगेगा, ठीक। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। दस इट इज क्लियर दैट मास इज द मेजर ऑफ एनर्शिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि बाहरी बल नहीं लगाया जाए। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। एफ बराबर ए में होता है। आगे आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है एफ बराबर ए में। देखिए, इफ एफ बराबर 0 मीन्स फोर्स 0 हो, एफ 0 होगा तो एम ए भी 0 होगा ना। क्यों? क्योंकि एफ और एम ए बराबर होता है। अगर एफ 0 हुआ तो एम ए भी 0 होगा, एफ 0 तो एम ए बराबर 0, ठीक। अब एम ए 0 है तो मास तो 0 हो नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर 0। अब एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब दो चीज़ है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं तो वेलोसिटी 0 होगा। क्यों दोनों होगा? दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक। माने वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी जब 0 होगा मीन्स कोई चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स फिक्स होगा, ठीक। जैसे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो ये कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है
तो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, नहीं तो वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो उसमें कोई मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। कांस्टेंट माने फिक्स वेलोसिटी, मीन्स अगर 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहेगा या फिक्स वेलोसिटी होगा। ठीक, आप फिक्स वेलोसिटी मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स मोशन या तो यूनिफॉर्म होगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, रेस्ट में होगी। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखने के पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम। ठीक, इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, देखिए यही मोमेंटम पी का फॉर्मूला है, पी बराबर एम इंटू वी। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है, तो क्या कहेंगे कि यह मास और वेलोसिटी का क्या है, इंटू है, प्रोडक्ट है। यही इसका डिफिनीशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी है, यह कैसा क्वांटिटी है, यह है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डिनोटेड बाय पी, पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर एम इंटू वी। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो एम, एम क्या है, मास, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। या एसआई सिस्टम में अगर सीजीएस की बात करें तो मास को ग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप जब मोमेंटम समझ गए तब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आएगा। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इज एक्टिंग along the direction of force। मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स को, जो फोर्स लगाया गया है, और किस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन में होगा। इसको याद कर लीजिएगा कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, अब इसको देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल से, एक्सप्रेशन से समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए यह एक बॉडी है, इसका मास क्या है, एम है। शुरू में इसका स्पीड क्या है, यू मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड। बाद में वेलोसिटी कितना हो गया, वी मीटर पर सेकेंड। कितना देर के बाद, टी टाइम के बाद। देखिए यहाँ लिखा हुआ, लेट अस सपोज एम मास ऑफ द बॉडी, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम टेकन है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इनिशियल मोमेंटम, शुरुआती मोमेंटम क्या होगा, तो हम लोग अभी अभी क्या देखें, मोमेंटम क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल, शुरू वाला मोमेंटम मीन्स क्या, कि मास इंटू शुरुआती इनिशियल वेलोसिटी एम यू। इनिशियल मोमेंटम को P1 बोले, P1 एम यू। फाइनल मोमेंटम तो P2 लिखे हैं, ये भी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी है ना, मास एम है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू भी। इसके बाद देखिए, तो देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो P2 माइनस P1। P2 फाइनल मोमेंटम, P1 इनिशियल मोमेंटम। तो P2 कितना था, एम भी, और P1 एम यू। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, दोनों में से एम एम कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, V माइनस यू। ठीक, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब भी रेट हम लोग कहते हैं कि रेट की बात आती है तो टाइम से डिवाइड हो जाता है। किसमें, रेट ऑफ चेंज इन ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो ऊपर वाला है इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा, टाइम से। देखिए हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से एम V माइनस यू बाई टी। अब V माइनस यू बाई टी यह ए के बराबर होता है, पहले आपने पढ़ा है, ए मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक, तो यह एम इंटू ए हो जाएगा। इधर एफ कैसे हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो फोर्स के बराबर होगा, एफ बराबर एम है। यही दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यही फोर्स का एक्सप्रेशन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये आपने देख लिया है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तभी आपने देखा कि कैसे फोर्स का एक्सप्रेशन निकाले हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डिफिनीशन ऑफ फोर्स एक्सप्लेन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वह फोर्स का डिफिनीशन देता है, ये कैसे। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि
बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो यहाँ से फोर्स का डिफिनीशन हो गया ना, क्या कि फोर्स लगाने से क्या हो जाता है, रेस्ट मोशन में आ जाता है और मोशन रेस्ट में आ जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, डिफिनीशन ऑफ फोर्स। ठीक, न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स, या फोर्स का मेजरमेंट। देखिए न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलता है कि फोर्स लगाने से रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन सेकेंड लॉ बताता है कि कितना फोर्स लगाने से ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड लॉ से हम लोग निकाला ना F बराबर m है। ठीक, तो यह फोर्स का मेजरमेंट हुआ ना कि मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। तो सेकेंड लॉ बताता है कि कितना फोर्स लगाने से रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब है यूनिट ऑफ फोर्स। तो F बराबर m है, m का क्या होता है, kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहा जाता है। देखिए पूरा नाम लिखे हैं तो स्मॉल से शुरू किए हैं, और सिंबॉलिक लिखेंगे तो कैपिटल एन से लिखेंगे, या ऐसा ही सिस्टम है। CGS में मास का ग्राम होता है और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहें, या इसी को डाइन बोलते हैं CGS सिस्टम में। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज 1 न्यूटन। तो ध्यान दीजिए F बराबर m है ना, तो अगर m भी 1 होगा, a भी 1 होगा, तो 1 × 1 फोर्स भी क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। मीन्स 1 kg मास में अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप होता है तो फोर्स को क्या कहेंगे, 1 न्यूटन। देखिए, इफ ए फोर्स acting on 1 kg mass produces an acceleration 1 meter per second square, then the force is said to be 1 Newton. क्लियर है स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पल्स और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।